एपिसोड 263, किया का सीक्रेट मिशन। अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया ने उस मीटिंग में जाने की सारी तैयारी कर ली थी, पर उसे नहीं पता था कि उस सीक्रेट मीटिंग में रेहान भी जाने वाला है। लेकिन जैसे ही वह लोग वहां जाने के लिए निकलने लगे, तभी मान्य वहां आ जाता है। अब तक में मान्य ने अपना पनिशमेंट पूरा कर लिया था और वह रिलैक्स भी हो चुका था, क्योंकि उसे विला के 100 चक्कर पूरे करने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन फिर भी उसने किया की बात को माना और पूरा 100 चक्कर पूरा कर लिया। उसके बाद वह इतना ज्यादा थक गया था कि वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में किया ने उसे अंदर लाकर उसे ठीक से चेक किया और उसका ट्रीटमेंट भी कर दिया था। इस वजह से अब मान्य बिल्कुल सही था। वह किया के साथ जाने की जिद करने लगा था, लेकिन किया उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वहां पर खतरा बहुत ज्यादा था और वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मान्य को कोई भी प्रॉब्लम हो। उसे अच्छे से पता था कि अगर वह लोग पकड़े गए तो उनकी जान भी जा सकती है और वह मान्य के लिए कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए किया साफ साफ मान्य को जाने से मना कर देती है। लेकिन मान्य के बहुत जिद करने पर वह तैयार हो जाती है, लेकिन उसे कहती है कि तुम्हें उनसे बहुत दूर बैकअप प्लान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वह उनके साथ अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि अंदर जाना बहुत ज्यादा रिस्की है। वहीं रूहानी और लिया बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि इन दोनों को क्लब में एंटर करना था और वहां से आए अमेरिकन क्लाइंट मिस्टर हैरी का कार्ड चुराना था, क्योंकि वह लोग इंडियन किसी भी गैंगस्टर का कार्ड नहीं चुरा सकते थे। अगर वह लोग ऐसा करते तो आसानी से उनके निशाने पर आ सकते थे। इसलिए उन्होंने सबसे अच्छा तरीका यही निकाला कि वह किसी विदेशी का कार्ड चुराएंगे। और उनके लिए सबसे ज्यादा हैरी ही आसान लगा, क्योंकि वह एक नंबर का लड़कीबाज था। इस वजह से उन लोगों ने हैरी को अपना निशाना बनाया। अब सब के सब वहां से निकल गए थे। वहां से काफी दूर एक लोकेशन पर मान्य और सोम को रोक दिया गया, क्योंकि अगर वह किसी तरह से फंसते हैं तो इन्हें अपने बैकअप प्लान के तरह यूज कर सकते थे। फिर उसके बाद निया और ईसा की बारी आई। वह उन दोनों को क्लब से बाहर ही अपने गार्डों के साथ रुकने को कह देती है, क्योंकि उन्हें हैरी को हैंडल करना था। वहीं लिया और आरुषि अंदर चली जाती हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों को क्लब के अंदर जाकर हैरी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना था। ये दोनों बहुत ही आराम से क्लब में एंटर कर लेती हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही क्लब का मेंबरशिप कार्ड ले रखा था, जिस वजह से इन पर किसी का शक नहीं जाता और ये दोनों आराम से अंदर चली जाती हैं। वहीं क्लब के अंदर का तो माहौल बिल्कुल ही बदला हुआ था। ये क्लब पूरे शहर का सबसे बड़ा क्लब था, इसलिए यहाँ शहर के बड़े बड़े अमीरजादे और उनके बेटे बेटियां आकर अयाशिया करते थे। जहां जहां नजर जाती उन लोगों की तो बस वहां लोग अपने अपने पार्टनर के साथ दिखते थे। वह दोनों काउंटर पर जाकर बैठ जाती हैं और ड्रिंक ऑर्डर करती हैं। फिलहाल उन्हें पीने की जरूरत नहीं थी, वह सिर्फ पीने का एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हैरी के आने का टाइम हो चुका था। मिस्टर हैरी कुछ ही देर में अपने गार्ड के साथ क्लब के अंदर एंटर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग बिजनेसमैन अपने अपने पार्टनर के साथ रंगोलियां मनाने में व्यस्त थे। उन लोगों को किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और कुछ बॉयज और गर्ल्स स्टेज पर जाकर डांस कर रही थी। क्लब में लाउडस्पीकर बज रहा था, शोर चारों तरफ था। इस वजह से कौन क्या कर कह रहा है कोई नहीं सुन सकता था। जैसे ही हैरी अंदर आता है, तुरंत निया लिया को मैसेज करती है। जब लिया देखती है कि निया का मैसेज आया है तो वह तुरंत समझ जाती है कि हैरी अंदर आ चुका है। वह तुरंत एक्टिव हो जाती है। वैसे भी लिया देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वह विदेशी भी थी, इस वजह से उसे कोई नहीं पहचान पाता। इस वजह से लिया ने आरुषि को वहीं काउंटर पर रुकने को कहा और खुद उस ओर चल दी जिधर से हैरी आ रहा था। और जैसे ही वह हैरी के सामने पहुंची तो ऐसा एक्टिंग करने लगी कि मानो वह मिस्टेक से उससे टकरा गई हो, और वह तुरंत ही हैरी को लेकर अपने साथ नीचे गिर जाती है। इस वक्त हैरी नीचे था और लिया उसके ऊपर थी। वह उसे अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश कर रही थी, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही थी कि जैसे हैरी को शक हो। वह उसे बहुत ही भोलेपन से सारी सवारी कहने लगती है, पर उसके ऊपर से नहीं उठती है और बार बार वह उसके ऊपर खुद को गिराने लगती है।
ऐसा लग रहा था मानो कि वह उठने की कोशिश कर रही है, पर अपनी ऊंची हील की वजह से वह उठ नहीं पा रही है और गिर जा रही है। वहीं हैरी इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर तो उसका लाड टपकने लगा था। वैसे भी वह एक नंबर का लड़कीबाज था, तो जाहिर सी बात है उसके सामने जब परी जैसी खूबसूरत लड़की थी तो उसका दिल डोलना तो जरूरी ही था। वहीं लिया देखती है कि हैरी की निगाहें किस तरह से उसे देख रही है, तो वह तुरंत समझ जाती है कि उसका ट्रिक काम कर रहा है। वह तुरंत अब हैरी से उठकर दूर हो जाती है और बार बार उसे सॉरी सॉरी कहने लगती है। हैरी उसे देखकर सोचता है कि कितनी मासूम है, पर देखने से तो यह इंडियन नहीं लगती है। वह लिया से पूछता है कि क्या तुम इंडियन हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। तब लिया बोलती है कि हाँ मैं इंडियन हूँ। तो हैरी को लगता है कि चलो यह इंडियन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी मुझे इंडियन लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। वह लिया की तरह प्यार से देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। लिया भी उससे हैंडशेक कर लेती है। वह पूछता है कि क्या तुम अभी फ्री हो मेरे साथ? तो क्या तुम मुझे कंपनी दे सकती हो? वैसे मैं बता दूं कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तुम मुझे गाइड करो तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिहा बेचारी बनते हुए बोलती है कि वैसे भी आप तो बहुत अमीर दिख रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और आपके साथ तो इतने सारे गार्ड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी। लिया की बातों को सुनकर हैरी थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वह कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये गार्ड तो मेरे नहीं है। ये लोग तो सिर्फ मुझे यहाँ तक छोड़ने आए हैं, क्योंकि यह मेरे पार्टनर के गार्ड हैं। यहाँ आने पर ये लोग मुझे वेलकम करने आए थे और यह मुझे इस होटल तक छोड़ने आए हैं। सो अब ये चले जाएंगे। इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। तुम चाहो तो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हो। लिया बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहती है कि सर वो दरअसल बात ये थी कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं जॉब करती हूँ। पार्ट टाइम मेरे जॉब का समय होने वाला है, इस वजह से मैं रुक नहीं पाऊंगी। अगर आज मैं नहीं गई तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी और मुझे मेरी माँ की दवाइयाँ भी करवानी है, जिस वजह से मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। और मैं इसी तरह अगर अपना जॉब छोड़ती रहूंगी तो मैं पैसे इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी और मेरे माँ की दवाइयाँ भी नहीं हो पाएगी। उसकी बातों को सुनकर हैरी को तो लगता है कि अब तो मछली जाल में फंस गई है, क्योंकि इस लड़की को पैसे की जरूरत है और यह बहुत गरीब है। तो मैं इसके सामने पैसे का ऑफर रखूंगा तो यह जरूर मेरे साथ चलेगी। वैसे ये दिखती बहुत मासूम है, तो इसे क्या ही पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। इतना सोचकर वह उसे तुरंत ही उसके हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम इस तरह से परेशान मत हो। वैसे मैं बहुत अमीर हूँ और मैं अगर तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की दवाई के पैसे दे सकता हूँ। लिया उसे बहुत ही आश्चर्य के साथ देखने लगती है, पर यह सब बस उसका छलावा था। उसे इस तरह आश्चर्य से देखता हुआ देखकर हैरी को लगता है कि बस वह बिल्कुल उसके बात में फंस गई है। तो वह उसके तरफ मुस्कुराकर देखने लगता है। वहीं लिया उससे कहती है कि भला मैं आपके साथ थोड़ा वक्त रह लूंगी तो आप मुझे क्यों इतना पैसा देंगे? तो वह उसे समझाते हुए कहता है कि दरअसल हमारा 1 मिनट भी बहुत कीमती होता है और तुम मेरे लिए अगर काम करोगी तो मैं तुम्हें उसकी कीमत दूंगा। मैं तुम्हें यूं ही नहीं कह रहा हूँ। तब लिया बेचारी बनते हुए कहती है, वैसे सर मुझे काम क्या करना होगा? तो वह कहता है कुछ नहीं, बस मुझे कंपनी दो, मैं अकेले यहाँ बोर हो जाऊंगा। तो वह भी बेचारा सामूह बनाकर कहती है, ठीक है सर, जब बात कंपनी देने की है तो मैं आराम से आपको यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। वहीं मिस्टर हैरी बोलते हैं कि ऐसा है कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो, तो वह थोड़ा सा घबराने का नाटक करने लगती है, जैसे ऐसा लग रहा हो माने उसे रूम में जाने से कितनी ज्यादा घबराहट हो रही है। हैरी प्यार से उसके सर पर अपना हाथ रखता है और कहता है कि अरे तुम उससे घबराओ मत, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं एक जाना माना बिजनेसमैन हूँ और तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। वह भी अपना सर हमें हिला देती है और हैरी उसे लेकर अब अपने प्राइवेट रूम की ओर बढ़ जाता है। वही लिया जाने से पहले आरुषि को इशारा कर देती है। वह हैरी के साथ साथ जाने लगती है। वहीं आरुषि छुप छुप कर उनका पीछा करना शुरू कर देती है।
लिया जब देखती है कि हैरी के साथ अभी भी वह गार्ड चल रहे हैं तो वह थोड़ा घबराने का नाटक करने लगती है और कहती है कि मिस्टर हैरी, यह गार्ड हमारे आपके साथ क्यों चल रहे हैं। तो हैरी उन गार्डों को देखता है तो उसे लगता है कि यह लड़की इन गार्ड को देखकर शायद मुझ पर डाउट ना करने लगे, और उसे लग रहा था कि यह इन गार्ड को देखकर शायद बहुत ज्यादा डर रही है। इस वजह से वह गार्ड को वहीं रुकने के लिए कह देता है और वह लिया को लेकर अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। वहीं रास्ते में उसके मन में तो लड्डू फूट रहा था और सोच रहा था कि आज कितनी मस्त माल उसके हाथ लगी है, तो वह फुल एंजॉय करेगा। उसने तो पहले सोच ही लिया था कि वह अभी तो एंजॉय करेगा, पर रात के लिए भी वह इसे छोड़ने वाला नहीं है। चाहे उसके लिए बाद में उसे इसके पैसे ही क्यों ना देने पड़े, पर इस जन्नत की हूर को तो वह चक्कर ही रहेगा। उसके मन में गलत गलत थॉट आने लगते हैं। वहीं वह तो बिल्कुल अनजान था लिया के इरादों से, और लिया अपने मन में सोच रही थी कि मोटे गैंडे सांड, सोच ले जो तुझे सोचना है अपने मन में, पर अभी थोड़ी ही देर में तेरे मन में जो लड्डू फूट रहे हैं वह सच में तेरे सर पर फूटने वाले हैं। और लड्डू नहीं, वह भी बम फूटने वाला है। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगती है तो उसे लगता है कि शायद गार्ड को रोकने की वजह से अब वह मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई है। वह भी लिया की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है और वह लोग लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट उनके फ्लोर पर रुकती है तो वह लोग बाहर आ जाते हैं। तभी वह देखती है कि हैरी जिस रूम में जाने वाला था उस रूम के आगे पीछे भी गार्ड खड़े हैं। तो वह सोचती है कि अगर यह गार्ड यहाँ ऐसे ही रहेंगे तो आरुषि के लिए मुसीबत हो जाएगी। वही वह फिर से डरने का नाटक करना शुरू कर देती है और कहती है कि यहाँ इतने गार्ड क्यों हैं? मुझे डर लग रहा है। जरूर यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन होगा। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए सर। तो हैरी उसे तसल्ली देने लगता है और कहता है कि अरे ये कोई नहीं है, ये तो बस यहाँ के वीआईपी गेस्ट के लिए लगे हुए हैं। तो वह कहती है कि यह वीआईपी रूम है, इसलिए सर मैं यहाँ नहीं जा सकती हूँ, प्लीज आप ही जाए, मैं यहाँ से जाती हूँ। इतना कहकर वह वापस लौटने लगती है। तो हैरी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये सब मेरे ही आदमी हैं। जब लिया सुनती है कि आपके आदमी हैं, और वह हैरी के तरफ अपना मुंह बनाकर ऐसे देखती है मानो उसे सदमा ही लग गया हो। हैरी समझ जाता है कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया। तो वह कहता है अरे मेरे कहने का मतलब है कि यह इस क्लब के ही आदमी हैं, और यह मेरी सिक्योरिटी के लिए रखे हैं। तो वह अपना प्यारा सा मुंह बनाकर बोलती है कि भला आपको यहाँ क्या खतरा हो सकता है, जो आपकी सिक्योरिटी के लिए इन गार्डों को यहाँ पर रखा गया है। तो वह बोलने लगता है कि अरे मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं है, फिर भी मेरी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इन गार्डों को रखा गया है। तो वह कहती है कि लगता है सर आपके पास सच में कोई खतरा होगा, तभी तो इतने गार्ड है। वह लिया की बातों को सुन सुनकर थक चुका था। उसे तो बस जल्दी से लिया को अपने बाहों में भरना था, इसलिए वह और उसे टारगेट नहीं कर पाता है और वह तुरंत ही अपने कार्ड को ऑर्डर देता है वहां से जाने के लिए। लिया की तो चाल कामयाब हो चुकी थी। जैसे ही वह गार्ड जाते हैं, लिया बहुत ही मुस्कुराते हुए मिस्टर हैरी की तरफ देखती है। तो फिर हैरी को लगता है कि शायद गार्ड के जाने की वजह से वह फिर से कंफर्टेबल हो गई है। अब वह बिल्कुल भी नहीं डर रही है। तो वह फिर लिया का हाथ पकड़ लेता है, और अब वह उसके हाथों को सहला भी रहा था। लिया को ये सब बहुत गंदा लग रहा था, पर उसे ऐसा काम करना पड़ता था क्योंकि यह उनके मिशन के लिए ही था। इसलिए लिया कुछ नहीं कहती और उसके साथ अंदर जाने लगती है। वहीं अब तक में आयुषी भी उस फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही वह देखती है कि लिया किस रूम में जा रही है, वह तुरंत वहां साइड में जाकर छुप जाती है और लिया मिस्टर हैरी के साथ उस रूम के अंदर चली जाती है। अब आरुषि भी जल्दी से उस रूम के दरवाजे के पास आ जाती है और वह अपने चारों तरफ देखने लगती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वहीं मिस्टर हैरी रूम के अंदर जाते ही रूम को लॉक कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं तो लिया चुपके से उस लॉक को फिर से खोल देती है, जिससे आरुषि को अंदर आने में कोई दिक्कत ना हो और वह मिस्टर हैरी के पीछे चली जाती है।
वहीं हैरी तो पूरी तरह से अब निश्चिंत हो चुका था क्योंकि उसने कमरे को भी लॉक कर दिया था और वह जल्दी से लिया को अपने ओर खींच लेता है। तो ही लिया सीधा जाकर उसके सीने से टकराती है। लिया को इस वक्त बहुत खराब लग रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या हैरी लिया का फायदा उठा सकता है या फिर लिया हैरी को एक अच्छा सबक सिखाएगी? चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 264, लिया मिस्टर हैरी को मारना। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह लिया और आयुषी मिस्टर हैरी को टारगेट बनती हैं। आप आगे उसे लग रहा था कि वह जोर से उसके मुंह पर एक पंच दे मारे, लेकिन वह अभी आयुषी का इंतजार कर रही थी। वहीं हैरी अब अपनी गंदी नजरों से लिया को ताड़ने लगता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए बोलता है कि ओ बेबी, तुम कितनी स्वीट हो, कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें देखकर तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। तो लिया बोलती है कि ओ मिस्टर हैरी, आप थोड़ा बर्दाश्त करिए ना, इतनी जल्दी क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वह लिया का ऐसा रूप देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि अभी तक तो लिया बिल्कुल डरी डरी सहमी सहमी सी लग रही थी, पर अब वह एकदम फ्रैंक होकर उससे बात कर रही थी। वहीं अब हैरी उससे इंग्लिश में बोलता है कि वाह, मजा आ जाएगा, मुझे लगा था कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो, लेकिन अब लगता है कि तुम उन्हीं लड़कियों में से हो। यानी बाहर जो कुछ कह रही थी तुम दिखावा कर रही थी। वहीं लिया भी उसे इंग्लिश में ही जवाब देती है कि बिल्कुल राइट हैरी जी, मैं तो जानबूझकर दिखावा कर रही थी क्योंकि वहां पर मुझे बहुत से लोग पहचानते हैं ना, और मैं इस तरह आपके साथ रूम में आ जाती तो सब मेरे बारे में कितना गलत सोचते, पर आपने मुझसे कहा है ना कि आप मुझे इसके पैसे देंगे। वही हैरी जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाने लगता है और कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम मुझे बस पूरी रात खुश कर दो, मैं तुम्हें इसके बहुत से पैसे दूंगा। वही लिया कहती है क्यों नहीं कि मैं तुम्हें पूरी रात खुश करूंगी और इतना खुश करूंगी कि यह रात तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। वहीं हैरी लिया की बातों को नहीं समझ पाता है। उसकी डबल मीनिंग बातें हैरी के सर के ऊपर से जाती है। वह तो सोचता है कि लिया सच में उसे पूरी रात खुश करने वाली है, और वह मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी अचानक से आयुषी रूम के अंदर एंटर करती है और रूम को लॉक कर देती है और कहती है क्यों ना मिस्टर हैरी, मैं भी आपको खुश कर दूं। वहीं जैसे ही हैरी की नज़र आयुषी पर पड़ती है तो वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है कि यह रूम के अंदर कैसे आई। वह उसे चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम रूम के अंदर कैसे आई? तो वह कहती है कि ओ डोंट वरी मिस्टर हैरी, मैं तो इसकी दोस्त हूँ, बस इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई थी। तो अगर आप इसे पैसे देंगे तो क्यों ना मुझे भी थोड़े से पैसे दे दें, मैं भी आपको पूरी रात खुश कर सकती हूँ। इतना सोचकर हैरी को लगता है कि यह गरीब लड़कियां हैं और शायद यह इसी तरह से पैसे कमाती हैं। ये यहाँ का रोज का होगा। यही सोचकर और बहुत ही घटिया तरह से मुस्कुराने लगता है और कहता है कि क्यों नहीं, आ जाओ, आज तुम दोनों मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। इतना कहकर अब वह आयुषी को अपने पास बुलाता है। जैसे ही आयुष उसके पास जाती है तो वह उसे गंदी तरह से ऊपर से नीचे तक देखता है और जैसे ही वह उसे टच करने को होता है तो आयुष एक जोरदार पंच उसके मुंह पर दे मारती है। वहीं जैसे ही वह आयुषी का पंच खाता है तो लड़खड़ा कर 2-3 कदम पीछे चला जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की। वहीं उसकी ऐसी बात को सुनकर अब लिया भी उसके मुंह पर एक पंच देती है जिससे उसका मुंह ही बन जाता है, क्योंकि लिया काफी ज्यादा पावरफुल थी। उसने पूरी फोर्स से उसके मुंह पर दे मारा था। उसका मुंह तो एक तरफ से ऐसे लग रहा था जैसे पिचक ही गया हो और उसके गाल की हड्डियां टूट गई हो। वह दर्द से कर उठा। अब तो उससे बोलते भी नहीं बन रहा था। तो वहीं आयुषी उस पर हंसते हुए कहती है कि जरा फिर से बोलना ना अंकल जी, आप क्या बोल रहे थे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। उसकी बातों को सुनकर लिया हंसने लगती है और कहती है शायद अंकल जी भी गूंगे हो गए हैं और वह नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों ना हम इन्हें बोलना सिखा दें। वहीं उन दोनों की बातों को सुनकर अब मिस्टर हैरी को डाउट होने लगता है कि वह शायद किसी ट्रैक में फंस गया है और ये लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लिया और आयुषी का पंच उसे लगा था उसे अंदाजा हो गया था कि यह कोई वेटेड फाइटर है जो उसे यहाँ ट्रैक करने के लिए आए हैं। वहीं वह तुरंत ही उससे अपनी टूटी फूटी आवाज में पूछने लगता है
कि तुम लोग को कौन हो और तुम लोग को यहाँ किसने भेजा है। इस वक्त उसे इतना बोलने में भी इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, मानो कि उसके मुंह से पूरे दांत और उसका पूरा जबड़ा निकल कर बाहर आ जाएगा। वहीं आयुषी और लिया हंसते हुए कहती है कि अरे ध्यान से देखो ना, हम लोग तो वही बेबी गर्ल हैं जो तुम्हें रात भर कंफर्टेबल महसूस करवाने वाली हैं, और तुम्हें तो हमारे साथ रात भर एंजॉय करना है। सोचो ना कितना मजा आएगा जब हम दोनों तुम्हारे साथ एंजॉय करेंगे। तो चलो हम लोग एंजॉय करना शुरू करते हैं। इतना कहकर वह मिस्टर हैरी का हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ देती है। इस वह हैरी जोर से चिल्ला उठता है। इस समय उसके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। वहीं लिया इतने पर भी नहीं रुकती है। वह उसके घुटनों पर जोर से मारती है, जिससे वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। तो आयुष उसका बाल पकड़कर जोर से खींचती है और उसका सर ऊपर करके कहती है कि लड़कियों को अपना खिलौना समझ रखा है क्या? ये तेरा कोई विदेश नहीं है, यह इंडिया है। यहाँ पर लड़कियों को खिलौना समझने की भूल मत करना। यहाँ की लड़कियां बहुत ही पावरफुल हैं। इतना कहकर वह फिर से 2-4 पंच उसके मुंह पर लगा देती है। उस बेचारे की तो हालत खराब हो गई थी। ये लोग बार बार उसके मुंह पर क्यों मार रही हैं? अरे शरीर में और भी तो अंग है, वहां मार लें। लेकिन ये लड़कियां तो बार बार उसका मुंह ही तोड़ रही थी। बेचारे का इतना अच्छा मुंह अब फूल कर पूरा सुअर की तरह हो चुका था। वहीं लिया कहती है कि चल जल्दी से हमें वहां का मेंबरशिप कार्ड दे, वरना हम तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे यहीं गाड़ देंगे। तो उसकी बातों को सुनकर अब हैरी को समझ में आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। वह एक बहुत ही बुरी ट्रिक में फंस चुका है। यानी यह सारा का खेल उस कार्ड के लिए है। वह तुरंत ही घबरा जाता है। अगर उसने कार्ड दिया तो वह बहुत बुरी तरह फंस जाएगा और उसे इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। वह किसी भी कीमत पर इन लोगों को वह कार्ड नहीं दे सकता था, क्योंकि वहां पर जितने भी मीटिंग होते थे वह बहुत ही सीक्रेट होते थे और उसके बारे में बाहर कभी किसी को जानकारी नहीं होती थी। यह इन्हीं के साथ यह राज दफन रहता था, और इनके मरने के बाद वह राज दफन ही रह जाता था। इस वजह से इन लोगों को इसे राज बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा कड़ी पनिशमेंट दी जाती थी, जिसे सोचकर भी इनकी रूह कांप जाती थी। वह बार बार नयाना में अपना सर हिलाने लगता है। वह नहीं दे सकता था। उसने तुरंत ही अपनी टूटे फूटे जबान में बोला, ना नहीं नहीं, मैं तुम्हें उस कार्ड को नहीं दे सकता हूँ। तो उसकी बातों को सुनकर लिया और किए आयुषी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि हम कहाँ तुझसे मांग रहे हैं, हम तो खुद ही ले लेंगे। आखिर में हम रात भर एंजॉय जो करेंगे तो पूरी रात हम ढूंढ लेंगे कि हम तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह उसके सीने पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे वह जाकर दूर गिरता है। वहीं आयुषी जाकर उसका दूसरा हाथ भी मरोड़कर तोड़ देती है, जिससे एक जोर से चट की आवाज आती है और उसके मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है। फिर वह लोग जल्दी जल्दी उस रूम की तलाशी लेने लगते हैं। वहीं आरुषी तो उसे नीचे गिराकर उसके कोट की तलाशी लेने लगती है। उसे अंदाजा था कि वह इसे अपने पास ही रखा होगा। लिया भी उसके साथ आए सामानों की तलाशी ले रही थी। वह लोग काफी जल्दी जल्दी यह काम कर रहे थे, क्योंकि मीटिंग शुरू होने में बस कुछ ही वक्त बाकी था और यह कार्ड जल्दी से जल्दी किया तक पहुंचना था। वहीं किया अपने साथ शंकर को लेकर आई थी, क्योंकि अगर शंकर उसके साथ रहेगा तो उसकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेगा और वह काफी ज्यादा ताकतवर भी था। इसलिए अगर कोई खतरा होगा तो वह लोग आराम से लड़ सकते थे, और शंकर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था, जिससे लिया को कोई भी परेशानी होगी तो शंकर उसे सॉल्व कर सकता था। वही मान्य को यह इन लोगों ने वहां की सिक्योरिटी हैक करने के लिए कह दिया था। सामान्य वहां से सिक्योरिटी हैक कर रहा था। जैसे जैसे किया और शंकर आगे बढ़ रहे थे, वह पूरी तरह से वहां का कैमरा हैक कर लेता, और जिससे उनके अंदर जाने की खबर किसी को ना हो पाती। वहीं जहां लिया और आयुष सामने की तरफ से गए थे तो ये लोग पीछे के, वहीं जहां आयुष और लिया फ्रंट डोर से गए थे तो ये लोग बैक डोर से गए थे, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता था कि अगर यह फ्रंट डोर से जाएंगे तो जरूर पकड़े जाएंगे और बैक डोर पर बहुत ही कम सिक्योरिटी होगी। ज्यादातर वहां पर कैमरे ही लगे हुए थे, तो वह लोग आसानी से उन्हें चकमा देकर वहां से जा सकते थे। बस यह उस हाल तक पहुंचने का रास्ता इन्हें तय करना था।
बाकी वह कार्ड आगे सारा काम कर लेगा, क्योंकि उस कार्ड को दिखाते ही उन्हें किसी भी जगह चेकआउट नहीं किया जाएगा और वह आराम से निकल जाएंगे। वह लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। वहीं मान्य एक एक कैमरे को हैक करता जा रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते मान्य उन्हें इन्फॉर्म करता जा रहा था, और वह लोग उसी के निर्देश के हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे थे। वहीं लिया और आयुष जल्दी जल्दी उस कार्ड को ढूंढ रही थी। तभी आयुषी को वह कार्ड मिल जाता है जो कि उसने अपने जेब में रखा था। वह जैसे ही वह कार्ड पाती है तो वह लिया को बुलाती है और कहती है कि देखो, हमें ये कार्ड मिल गया है। वह लोग दोनों देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वह लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह कार्ड हमें किया तक पहुंचाना होगा, वरना उसे देर हो जाएगी तो वह बुरी तरह से फंस सकती है। उसे समय पर उस हाल तक पहुंचना होगा। फिर वहीं आयुषी कहती है, फिर इस सुअ का हम क्या करें? तो लिया कहती है कि इसे यहाँ छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए इसे हमें बाहर निया तक पहुंचाना होगा और निया और ईशा इसे देख लेंगी कि क्या करना है। इतना कहकर वह लोग उसे बालकनी के रास्ते से दूसरे रूम में ले जाती हैं, और फिर उस रूम से वह रस्सियों के द्वारा नीचे के फ्लोर पर उसे ले जाती हैं, और फिर उस फ्लोर से ये लोग आराम से निकलकर उसे निया के पास तक पहुंचा देते हैं। अब निया और ईशा देखती है कि उनका टारगेट आ गया है, तो वह दोनों अपने गार्ड के साथ उसे लेकर वहां से भेज देती हैं। लेकिन इस समय ईशा और निया वहां से नहीं जाती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। किया अंदर गई थी, उसे बहुत डर लग रहा था किया के लिए, इसलिए वह लोग वहीं रुक जाती हैं और अपने गार्ड को हैरी को ले जाने का इंस्ट्रक्शन दे देती हैं। वहीं लिया आयुषी को कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं तुरंत ये कार्ड किया के पास पहुंचाकर आती हूँ। तो आयुषी कहती है कि नहीं, मैं भी चलती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम दोनों मिलकर उस सिचुएशन को संभाल लेंगे। तो उसकी बात को सुनकर लिया भी उसे मना नहीं करती और वह दोनों जल्दी से स्टाफ रूम में जाती है। उन लोगों ने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। जैसे ही वह स्टाफ रूम में जाती हैं तो वहां पर एक वेटर आकर उन्हें 2 ड्रेस दे देती है, और वह दोनों अपना ड्रेस जल्दी से चेंज कर लेती हैं। अब वह वेटर की ड्रेस में आ गई थी। वह दोनों अपने अपने हाथों में एक एक ट्रे ले लेती हैं और चल देती हैं उस ओर जिधर उन्हें किया को मिलना था। उन दोनों ने किया को मैसेज किया कि वह किस जगह पर है, तो किया ने उन्हें लोकेशन भेज दी। वह धीरे धीरे वहां पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वह लोग सामने से जाने वाली थी तो वहां पर देखी कि यही बहुत कड़ा पहरा है, और वहां बहुत सारे गार्ड खड़े हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह पहरा किसके लिए है, पर इतने सारे गार्ड को वह चकमा कैसे देंगी, यही सोच रही थी। वहीं लिया कहती है कि आयुषी को कि तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ और कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर तुम पीछे से उसे हैंडल करना। आयुष भी कहती है ठीक है। लिया जल्दी से अपनी ट्रे लेकर आगे बढ़ जाती है। वहीं वह गार्ड जैसे ही देखते हैं कि वह यहाँ पर कोई वेटर आ रही है तो वह उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? तो वह बोलती है कि हम लोग यहाँ के स्पेशल वेटर हैं और हमें सिर्फ स्पेशल रूम में ही जाने की इजाज़त होती है। उसकी बातों को सुनकर गार्ड को उस पर शक होने लगता है और कहता है कि ऐसा भला कौन सा होटल है जो स्पेशल वेटर रखता है? तो वह कहती है कि यहाँ हमारे वीआईपी कस्टमर के लिए ये सुविधा बनाई गई है जिससे कोई आम लोग उन तक ना पहुँचे। तो वह सोचता है कि शायद इस होटल का कोई नया रूल बना होगा। इतना सोचकर वह कहता है अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। तो वह एक कार्ड निकालकर उन्हें दे देती है जिसमें चेहरा तो उसका होता है, लेकिन सारा एड्रेस गलत होता है और नाम भी गलत होता है। तो वह उसे चेक करता है और फिर कहता है ठीक है जाओ। तो वह कहता है कि तुम किस रूम में जा रही हो? तो वह बताती है कि वह उनके रूम में नहीं जा रही है, वह आगे के रूम में जा रही है। वहां के लिए ऑर्डर आया था। तो गार्ड बिल्कुल से रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने रूम की ही देखरेख करनी थी, बाकी दुनिया भर का ठेका उन लोगों ने नहीं ले रखा था। वहीं लिया भी थोड़ा रिलैक्स होती है और वह आगे बढ़ जाती है। वहीं किया लिया का इंतजार कर रही थी और आयुषी चुपके से पिलर के पीछे छुपकर सब कुछ देख रही थी। तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है और वह उसे देख लेता है। तो वह उसे कहता है कि यह लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम यहाँ क्यों छुपी हुई हो? तो वह कहती है कि अरे नहीं नहीं सर, मैं छुपी हुई नहीं थी,
दरअसल मेरा कपड़ा थोड़ा फट गया था। इस वजह से मुझे एम्बरेसमेंट हो रहा था और मैं आगे नहीं जा सक रही थी और मुझे ये ऑर्डर डिलीवर करना था। तो वह गार्ड कहता है कि तो ठीक है, तो तुम वापस चली जाओ और जाकर अपना कपड़ा सही कर लो। तो वह कहती है कि हाँ हाँ मैं जाती हूँ सर, लेकिन आप थोड़ा पीछे मुंह कर लीजिए क्योंकि मेरा कपड़ा ज्यादा ही फट गया है, इस वजह से आप मुझे नहीं देख सकते हैं। तो उसकी बातों को सुनकर गार्ड थोड़ा सा उसके ऊपर शक करने लगता है, लेकिन सोचता है कि लड़की है, शायद प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए वह पीछे मुड़ जाता है। वैसे भी उसे यकीन था कि एक लड़की उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी और उसके पास तो बहुत से गार्ड हैं। वही लिया चुपचाप दबे पांव पीछे चली जाती है और वह बैक डोर पे जाकर वहां छिप जाती है क्योंकि वह जब तक लिया वापस नहीं आएगी आयुष यहां से नहीं जा सकती थी। पता नहीं कब क्या गड़बड़ हो जाए। तो वह गार्ड जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वह लड़की चली गई, तो वह भी वापस अपनी जगह पर चला जाता है। वहीं लिया धीरे धीरे चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी कुछ लोग उसे आते दिखते हैं तो वह जल्दी से जाकर एक गैलरी में छुप जाती है। जैसे ही वह लोग वहां से चले जाते हैं तो वह फिर आगे निकलती है और चुपके चपके चारों तरफ ऑब्जर्व करने लगती है कि और कोई तो नहीं है यहाँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लिया यहाँ पर पकड़ी जाएगी और वह कार्ड किया तक नहीं पहुंच पाएगी? चलिए जानने के लिए अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 265, किया का पकड़ा जाना। अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह लिया वह कार्ड लेकर चुपके चुपके किया के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ गार्ड रोक लेते हैं और वह उन्हें चकमा देकर आगे बढ़ जाती है। अब आगे जब वह देखी है कि वहां पर कोई नहीं है तो फिर वह जल्दी से अपना ट्रे एक फ्लावर पॉट के पीछे छिपा देती है और फिर काफी तेजी से वह उस ओर बढ़ जाती है जहां किया थी। जैसे ही वह किया के पास पहुंचती है तो किया उसे देखकर रिलैक्स होती है कि सही समय पर वह आ गई थी। अब आगे का काम उसका था। लिया उसे अपने गले से लगाती है और उसे ऑल द बेस्ट कहती है क्योंकि अब इसके बाद इन लोगों का काम खत्म था और सबसे ज्यादा रिस्क अब होने वाला था। वहीं किया भी उसे थम्स अप का इशारा करती है और यहां से जाने को कह देती है। लिया भी अब चुपचाप वहां से निकल जाती है। अब शंकर और किया आगे बढ़ जाते हैं। वह लोग कुछ दूर आगे जाकर लिफ्ट लेते हैं और जैसे ही वह लोग लिफ्ट में जाते हैं तो वहां एक गार्ड पहले से ही मौजूद था, तो वह उन लोगों को इशारे से कुछ कोड बोलता है। तो वह लोग अपना कार्ड निकाल कर उसे दिखाते हैं तो वह जान जाता है कि यह मीटिंग के मेंबर हैं, इसलिए वह सीधा लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाता है। यह अंदर बेसमेंट में बना हुआ था। तो वह लोग सीधा नीचे 3 फ्लोर नीचे चले जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो वह देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा हॉल था। उसे अंदाजा नहीं था कि इस होटल के नीचे भी ऐसा कुछ इन लोगों ने छुपाकर बनाया होगा जो इतना सीक्रेट था, जिसे कोई नहीं जानता था। और यहाँ पर देश विदेश से आए बड़े बड़े लोग अपनी मीटिंग किया करते थे। ये सब माफिया से रिलेटिव होते थे और इनके इलीगल बिजनेस ही चलते थे, जिस वजह से इतना सीक्रेट तरीके से यहाँ पर यह जगह बनाई गई थी। वह लोग जैसे ही बाहर आते हैं लिफ्ट तुरंत ही ऊपर चली जाती है। अब वह लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें वहां पर गेट पर 2 बाउंसर खड़े दिखते हैं। वह लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वह उन्हें रोक लेता है और उनसे कोड पूछता है। यानी पहले ही कोड के बारे में पता लगा लिया था, इसलिए वह आसानी से कोड को बता देती है। तो वह लोग भी इस पर डाउट नहीं करते और किया और शंकर आराम से अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही वह लोग अंदर जाते हैं तो 2 सिक्योरिटी गार्ड वहां खड़े थे। वह उन लोगों से कार्ड पूछता है तो वह कार्ड दिखाती हैं तो वह सिक्योरिटी गार्ड कार्ड को लेकर स्कैन करता है और फिर उन्हें लेकर उस रूम की ओर चला जाता है जो इन्हें अलॉट किया गया था। वहां की खासियत ऐसी थी कि उन सबको एक छोटे छोटे रूम अलॉट किए गए थे जिसके अंदर वह जाकर अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते थे। यानी यहाँ पर मीटिंग तो होती थी पर कोई नहीं जानता था कि सामने वाला कौन है और उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। यानी यह मीटिंग इतनी ज्यादा सीक्रेट और सेफ होती थी कि इससे उन लोगों के करियर पर कोई भी आंच नहीं आने वाली थी और वह लोग अपना इलीगल काम बड़े आराम से कर सकते थे। उनके लिए यहाँ पर कुछ कोड थे। वह कोड इन्हें बता दिया जाता था जिससे जब भी कोई किसी के काम में इंटरफेयर करता हो तो वह कोड ही उनका सुलह करवाने का एक आसान तरीका था। लिया भी अब उस रूम तक पहुंच जाती है।
वहीं गार्ड खड़ा होकर उनसे अपना कार्ड एंटर करने को कहता है, क्योंकि वह जब तक कार्ड एंटर करके रूम के अंदर नहीं चले जाएंगे गार्ड वहां से जाने वाला नहीं था। इस तरीके से कभी कोई फ्रॉड होने का डर नहीं था। तो किया भी पूरे का कॉन्फिडेंस के साथ कार्ड को वहां के बने लॉकर में एंटर करती है। और जैसे ही कार्ड एक्सेस होता है तो वह डोर ओपन हो जाता है और ये लोग अंदर चले जाते हैं। वहीं गार्ड को तसल्ली हो जाती है और वह चुपचाप वापस चला जाता है। जैसे ही लिया अपने रूम के अंदर चली जाती है, तभी तुरंत ही रेहान और मयंक की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों सबको ये बता दूं कि इन सब ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, जिस वजह से इनका चेहरा कोई भी नहीं देख सकता है। वहीं रेहान ने भी कार्ड का इंतजाम कर लिया था। उसे तो ये सब पहले से ही पता चल गया था और उसके बंदे चारों तरफ फैले हुए थे, जिस वजह से उसे कार्ड मिलना बहुत ही आसान था। जैसे ही रेहान वहां पहुंचता है तो वह अपना कार्ड उस गार्ड को देता है। कार्ड भी उसे उसके रूम के पास ले जाता है। इत्तेफाक से उसका रूम और पिया का रूम बिल्कुल अगल बगल वाला था, यानी बिल्कुल पास पास वाला रूम उन दोनों का ही था। जैसे ही वह रूम के अंदर एंटर करता है तो उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसका दिल जोरों से धड़कता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी एंजल उसके आसपास ही होगी, लेकिन वह सोचता है कि भला एंजल यहाँ क्या कर रही होगी। ये सोचकर वह अपने दिमाग से इस बात को झटक देता है और वह मयंक के साथ अब सीक्रेट तरीके से बात करने लगता है। वहीं लिया को भी थोड़ा एहसास होता है जैसे कि रेहान यहाँ पर हो, लेकिन उसे लगता है कि रेहान का यहाँ से क्या काम, वह भी इस बात को इग्नोर कर देती है। और अब क्या था, वह दोनों होकर भी बिल्कुल एक दूसरे से अनजान थे। तभी धीरे धीरे करके देश विदेश के बड़े से बड़ा गैंगस्टर वहां पहुंच जाता है। वह सब माफिया अपने अपने अपॉइंट रूम में एंटर करते हैं और अब मीटिंग शुरू हो जाती है। मीटिंग के लिए सबके रूम में माइक लगा हुआ था, जिससे वह लोग अपनी बातों को बोल सकते थे और सुन सकते थे। सब लोग अपने रूम में थे और वहीं अब वहां का जो चीफ होता है वह आता है और अब मीटिंग शुरू हो जाती है। वह धीरे धीरे करके एक एक टास्क उन सभी को देता है और बताता है कि कब कहाँ कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं, कब कहाँ लड़कियों को भेजा जाएगा और कहाँ पर गैम्बलिंग होने वाली है और कहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई होने वाली है। धीरे धीरे करके वह एक एक बात सबके आगे रख देता है। वहीं उन सबको भी एक बार अपनी अपनी राय देने को कहा जाता है, तो सब अपनी अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। लेकिन रेहान और किया के रूम से अभी तक कोई भी आंसर नहीं किया गया था। तो मयंक रेहान से कहता है कि तुम्हें भी कुछ आंसर करना पड़ेगा, वरना इन लोगों को शक हो सकता है। और वहीं शंकर भी किया से कहता है कि जल्दी से कोई आंसर करो, वरना उन लोगों को डाउट हो जाएगा। किया को तो इन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वह क्या आंसर करें। तो उसने डायरेक्ट ही कह दिया कि इस मंगलरिंग के कुछ हिस्से पर वह अपना अधिकार चाहती है। उसकी बातों को सुनकर सब लोग अब अपने अपने में बात करना शुरू कर देते हैं। वहीं चीफ कहता है कि सबका अपना अपना एरिया डिवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए सभी कोई सिर्फ अपने अपने एरिया में रहेंगे, कोई किसी के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो किया भी अब उनकी बातों को मान जाती है और वह एक बटन प्रेस करती है, जिससे यह मालूम चलता है कि वह उनकी बातों से एग्री कर रही है। तो चीफ भी अब शांत हो जाता है और अब लास्ट में चीफ बताता है कि सबसे बड़ी बात की वहीं वह चीफ बताता है कि लास्ट में आप लोगों से बस इतना बताना चाहूंगा कि जो ऑप्शन होने वाला था अब वह मैक्सिको सिटी में होगा और वहां पर बहुत सी नायाब और बेशकीमती चीजें ऑप्शन में रखी जाएंगी। इसलिए जिसे भी इंटरेस्ट होगा वह मैक्सिको सिटी में जा सकता है और वहां का कार्ड इशू करवा सकता है, जिससे वह ऑप्शन में भाग ले सके। उसकी बातों को सुनकर अब जाकर किया के दिल को ठंडक पहुंचती है, क्योंकि वह सिर्फ इसीलिए तो यहाँ आई थी कि उसे जानना था कि वह ऑप्शन कहाँ होने वाला है। वहीं चीफ एक बार फिर से सबको पार करता है और कहता है कि इतना ध्यान रखना कि अगर यह बातें यहाँ से बाहर गई तो सभी अपने जान से हाथ धो बैठोगे, और वह मीटिंग को ओवर कर देता है। आधे घंटे चलने वाली इस मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई थी और बहुत सारे डील हुए थे, लेकिन सिर्फ यहाँ किया के काम की बस यही एक बात थी। लेकिन यहाँ रेहान को जो चाहिए था वह उसे पता चल चुका था। उसे पता चल चुका था कि वेपन की सप्लाई किस सिटी से होने वाली है और ड्रेस की स्मगलरिंग भी कहां से होगी।
बाकी सब चीजों के बारे में जब रेहान को पता चलता है तो वह भी खुश हो जाता है और उसे भी मैक्सिको सिटी वाले ऑप्शन का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि मयंक भी वहां जाना चाहता था। उसे अपने भाई के लिए वह दवा की जरूरत थी जो उस सिटी में ऑप्शन पर रखी जाने वाली थी। अब आप लोग सोचेंगे कि मयंक को भला इसके बारे में कैसे पता चला। तो मयंक को ये सब बातें अमन ने बता दी थी, क्योंकि यहाँ आने से पहले वह लोग अक्षत को देखने गए थे, जहां अक्षत की कंडीशन के बारे में उसे पता चलता है और उसे पता चलता है कि इस वक्त किया लैब में है और वह रिसर्च कर रही है और उसे किन किन दवाइयों की जरूरत है और किन किन जड़ी बूटियों की जरूरत है। इस वजह से मयंक को और रेहान को पता चल चुका था, तो वह दोनों भी यह जानकर खुश हो जाते हैं। वहीं किया अब शांति से अपने रूम से निकल जाती है। जैसे ही वह अपने रूम से निकलती है कि उसके थोड़ी देर बाद ही रेहान और मयंक भी अपने रूम से निकलते हैं। इन दोनों की आपस में टकराव होती, लेकिन इससे पहले ही किया दूसरी साइड मुड़ जाती है और वह साइड से चली जाती है, जिससे ये दोनों आपस में मिलते मिलते भी नहीं मिल पाते हैं और एक दूसरे से अनजान ये दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं जैसे ही ये लोग ऑप्शन से बाहर आते हैं कि तब तक हैरी के गार्ड को पता चल चुका था कि हैरी मिसिंग हो चुका है, क्योंकि ऑप्शन में जाने के लिए जब गार्ड उनके रूम में गए तो हैरी वहां था ही नहीं। वह लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। हर जगह हैरी को ढूंढा जा रहा था पर नहीं मिलता, तो ये खबर अब जाकर यहाँ भी दे दी गई थी, जिससे ऑप्शन में भी अब थोड़ा चेकिंग को टाइट कर दिया गया था कि यह अब जान चुकी थी कि उन लोगों का यहाँ से निकलना बहुत ही कठिन होने वाला है। वह तुरंत ही शंकर को एक एक्शन मोड पर आने को कहती है और दोनों ही काफी तेजी से वहां से निकलना शुरू कर देते हैं। वह सबकी नजरों से बचकर जा रहे थे, क्योंकि कहीं कोई उन्हें देख लेगा तो उन्हें उन पर डाउट हो जाएगा। वहीं जैसे ही वह लोग लास्ट कॉरिडोर को पास करने वाले थे कि कुछ गार्ड की नजर उन पर जाती है। वह उन्हें बुलाता है, फिर उन्हें कार्ड दिखाने को कहता है। ये हैरी के गार्ड थे। हैरी के गार्ड को हैरी के बारे में सब कुछ पता था और वह उस गार्ड को भी जानता था। इस वजह से किया तुरंत जान जाती है कि अगर इस गार्ड ने देखा तो वह तुरंत ही जान जाएगा, तो वह जल्दी से उसे धक्का देकर आगे की ओर भाग जाती है। उसे पता था कि बस यह एक कॉरिडोर है, अगर यह इसे पार कर लेगी तो आराम से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जैसे ही बाहर निकलेगी उसकी सिक्योरिटी पूरी तरह से बाहर फैली हुई थी, सो उसे बचने में आसानी हो जाएगी। वहीं हैरी के गार्ड भी कुछ कम नहीं थे। वह तुरंत ही शंकर और किया का पीछा करने लगते हैं। अब उन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होना शुरू हो जाती है और वह एक दूसरे को मारते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। वहीं जैसे ही वह गार्ड किया पर अटैक करने वाले थे, किया भी अब अपने एक्शन मोड पर आ जाती है। वह तुरंत ही उस पर अटैक कर देती है। किया एक साथ 5 अब 6 को पीटते हुए जा रही थी। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही उन पर लगता था, वह तुरंत ही जाकर नीचे बेहोश गिरते थे और बेहोश हो जाते थे। उनके अंदर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं होती थी। वहीं किया उन पर बराबर अटैक कर रही थी कि वह लोग इस समय हथियार का यूज नहीं कर सकते थे, कि अगर वह लोग ऐसा करेंगे तो वह लोग बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे, इसलिए वह हाथों से ही लड़ रहे थे। वहीं शंकर भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये दोनों उन सब पर भारी पड़ रहे थे। अब तक गार्ड ने फोन करके और बहुत सारे गार्ड बुला लिए थे, जिस वजह से वहां पर पूरा युद्ध का अखाड़ा बन चुका था। सारे एक दूसरे को मारने पर लगे थे। वहीं वह दो लोग सब पर भारी पड़ रहे थे। वहीं जैसे ही रेहान और मयंक उस ओर से जाने लगते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो वह कहता है कि मयंक यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं मयंक रेहान से कहता है कि मुझे क्या पता, जहाँ तुम हो वहीं तो मैं भी हूँ, इसलिए तो चुपचाप पहले देखो कि हो क्या रहा है। वहीं वह लोग अंदर नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि किया और शंकर को इस समय बहुत सारे गार्डों ने घेर रखा था। वह लोग काफी तेजी से उन पर अटैक कर रहे थे। वहीं गार्ड भी उन पर उतनी ही तेजी से अटैक कर रहे थे। रेहान का दिल इस समय जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वह मयंक से कहता है कि मयंक, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं मयंक उसकी बातों को सुनता है तो कहता है, हाँ यार, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हमें देखना चाहिए कि यह लड़ाई किससे हो रही है? क्या वह लोग फंस चुके हैं?
क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? लेकिन वहीं रेहान कहता है कि अगर हम इसमें फंसे तो हमारी भी पोल खुल जाएगी। और हम लोग यहाँ पर जिसका कार्ड लेकर आए हैं तो हो सकता है बुरी तरह से फंस जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आने की परमिशन उन्हीं के पास है जिनके पास कार्ड है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई और इशू हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों से इस समय लड़ाई चल रही है वह किसी और का कार्ड यूज करके यहाँ आए थे और वह पकड़े गए हैं। इस वजह से यहाँ पर यह माहौल बना हुआ है। वहीं मयंक भी उसकी बातों से सहमत था। उसे भी पता था कि यही हो सकता है, वरना यहाँ पर और कोई रीजन नहीं हो सकता था। ये लड़ाई अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। सब एक दूसरे पर वार कर रहे थे और किया भी कुछ कम नहीं थी। वह कहाँ रुकने वाली थी। जैसे ही वह लोग किया को बुरी तरह से घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं तो किया अपना वही ट्रिक इस्तेमाल करती है। वह जोर से गोल गोल घूमती है और ऊपर की ओर जंप कर जाती है, जिससे अब वह पूरी तरह से ऊपर आ चुकी थी। उसका जंप करता हुआ मयंक और रेहान भी उसे देख रहे थे। वह जंप करते हुए एक साथ अपने हाथ और पैरों से उन घाड़ों पर वार करती है, जिससे वह लोग एक साथ जमीन पर जा गिरते हैं। जैसे ही रेहान यह नज़ारा देखता है तो उसके आंखों के सामने कुछ धुंधली सी याद घूमने लगती है, और उसे तुरंत आता है कि यह तो वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। उस वक्त जब उसे पॉइजन दिया गया था, वह तुरंत ही समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी एंजल है। वह तुरंत बिना मयंक की ओर देखे उस ओर दौड़ पड़ता है, क्योंकि वह जान चुका था कि सामने और कोई नहीं उसकी एंजल है और उसकी जान खतरे में हो और वह इस तरह खड़ा होकर नहीं देख सकता था। सबसे पहले उसकी एंजल की जान बचाना जरूरी है। मयंक को समझ नहीं आता कि रेहान इस तरह क्यों पागलों की तरह उस तरफ दौड़ पड़ा। अभी तो कह रहा था कि हमें उनके बीच में नहीं पड़ना है, लेकिन अब मयंक भी कुछ नहीं कर सकता था। वह भी रेहान के पीछे पीछे आ जाता है। अब रेहान बिना रुके उन सब पर वार करना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही मयंक देखता है कि रेहान उन लोगों को मार रहा है तो वह तुरंत समझ जाता है कि बात कुछ और है। अब मयंक भी नहीं रुकता, वह भी उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। वहीं किया देखती है कि अचानक से दो लोग आकर उनकी मदद करने लगे हैं। जैसे ही वह ध्यान से देखती है तो वह समझ जाती है कि यह और कोई नहीं बल्कि उसका रेहान है। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह समझ जाती है कि रेहान ने उसे पहचान लिया है, वरना वह ऐसे किसी के झमेले में यहाँ पर तो खासकर नहीं पड़ने वाला था। वह यहाँ से चुपचाप जा सकता था, लेकिन जब बात उसकी एंजल की थी तो वह कैसे चुपचाप यहाँ से जा सकता था। यही सोचकर अब किया को बहुत अच्छा लगता है, और मानो उसके अंदर डबल एनर्जी आ जाती है और वह भी अपनी फाइटिंग फास्ट कर देती है। अब वहां चारों तरफ बस लोग गिर रहे थे और उनकी चीखें सुनाई पड़ रही थी। इतनी ज्यादा फाइटिंग हो रही थी कि धीरे धीरे पूरे बेसमेंट में सभी गार्डों को पता चलने लगता है और उन्हें अलर्ट कर दिया जाता है। अब तक ये लोग उन सभी को मार चुके थे। वह तेजी से वहां से बाहर की ओर निकल जाते हैं। ये चारों एक दूसरे से की हेल्प करते हुए बाहर की ओर भाग जाते हैं, और जब तक बाकी के गार्ड यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वह सब भाग चुके हैं और सारे गार्ड बहुत बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे जमीन पर पड़े करा रहे थे। वह लोग उन्हें उठाने लगते हैं और कुछ गार्ड उनके पीछे लग जाते हैं। ये लोग अब बाहर आ चुके थे। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, रेहान और मयंक अपने गार्ड को एक्टिव कर देते हैं। वहीं किया और निया, आयुष और ईशा ये सब पहले से ही बाहर मौजूद थे। जैसे ही वह किया को देखते हैं तो लिया तुरंत ही गार्ड को एक्टिव होने को कहती है और ये लोग भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। अब वहां पर भारी तादाद में गार्ड आ जाते हैं और वहां पर बहुत ही ज्यादा लड़ाई होना शुरू हो जाती है। फिलहाल वह पार्किंग की जगह थी, इसलिए वहां पर बाहरी कोई ज्यादा नहीं लोग नहीं थे और वह लोग अब एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। जितने गार्ड इधर के थे उतने ही गार्ड अब उधर से भी हो जाते हैं, और अब किया की टीम भारी पड़ रही थी इन लोगों पर। धीरे धीरे करके इनकी टीम के सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं किया के टीम के लोग इन लोगों को अच्छा सबक सिखा रहे थे। वह लोग एक एक कर सबको बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे। थोड़ी ही देर में वह युद्ध का मैदान बन जाता है
और थोड़ी ही देर में अब शमशान घाट दिखने लगता है, क्योंकि अब वहां पर जमीन पर पड़े ही हुए लोग बस करा रहे थे और चिल्ला रहे थे। उनके किसी के हाथ टूटे थे, तो किसी के पैर टूटे थे, किसी का मुंह टूटा था, तो किसी के दांत बाहर ही निकलकर गिर गए थे। वहां का कंडीशन अगर कोई देख लेता तो वह तो पागल ही हो जाता। चारों तरफ बस खून ही खून दिख रहा था और लोग अपना हाथ पैर पकड़े जमीन पर करा रहे थे। अब ये लोग यहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। जैसे ही ये लोग आगे जाते हैं तो थोड़ी देर में थोड़ी दूर में उन्हें पता चलता है कि अब उनका पीछा किया जा रहा है। लेकिन वह लोग पहले से ही तैयार थे। किया ने पहले से ही बैकअप प्लान तैयार रखा था। वह तुरंत ही मान को अलर्ट करती है। वहीं मान ने और सोम तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और वह लोग एक्शन मोड पर आ जाते हैं। वहीं रेहान भी कुछ कम नहीं था। उसने पहले से ही ओम और शिवाय को वहां पर बैकअप प्लान के लिए लगा रखा था, तो वह भी उन्हें अलर्ट होने को कह देता है। अब चारों तरफ से बस गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी जो एक दूसरे के पीछे लगी थी। ये लोग शहर की तरफ ना जाकर जंगल के रास्ते में चले जाते हैं और वह गाड़ियां भी उनका पीछा करते हुए उस ओर चली जाती है। धीरे धीरे कर वह सभी गाड़ियां इनका पीछा करना शुरू कर देती है और एक के बाद एक फायरिंग होना शुरू हो जाता है। अब क्या था, इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी। यानी मान का मान और उस तरफ ओम और शिवाय, ये लोग बैकअप प्लान के लिए पहले से ही तैयार थे, तो इनके पास गार्ड की संख्या बहुत ज्यादा थी। ये लोग उन लोगों को बहुत बुरी तरह से घेर लेते हैं और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जब वह लोग देखते हैं कि यह लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं तो वह हार मान जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जो भी व्यक्ति है सामने वाला वह बहुत ज्यादा पावरफुल है और वह इन लोगों से नहीं लड़ सकता है। इसलिए वह लोग चुपचाप वहीं पर रुक जाते हैं। आगे बढ़ना उन्हें खतरे से खाली नहीं लगता है, क्योंकि अगर वह आगे गए तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब किया और रेहान की गाड़ियां वहां से बड़े आराम से निकल जाती है। कुछ ही दो देर में वह लोग किया के विला पर इकट्ठा थे और रेहान किया को घूर घूर कर देख रहा था। वहीं मयंक का भी यही हाल था, वह भी किया को घूर घूर कर देख रहा था। वहीं वह लोग शांति से बैठे थे और वहीं ओम तो निया को ही घरे जा रहा था। क्या वह लड़की उसे एक बार बताकर नहीं जा सकती थी? अगर उसे कुछ हो जाता तो वहीं निया भी उसे आंखें दिखा रही थी। वह भला क्यों डरे, वह भी तो गया था। क्या उसने उसे बताया था? वह भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वहीं पूरा बिल एकदम शांत था। सारे लोग शांति से बैठे थे। तभी रेहान किया से पूछता है कि तुम वहां क्यों गई थी? तुम तो लैब में थी ना? हम लोग वहां गए थे तो हमें अमन ने बताया था कि तुम रिसर्च कर रही हो, तो तुम वहां कब पहुंच गई और तुम्हारे पास ये कार्ड कैसे आया? तो किया ने बताया कि वहां पर होने वाली मीटिंग के बारे में हम लोगों को पहले से ही पता था, और खासकर ईशा इसीलिए बाहर गई थी जो कि अभी हाल ही में आई है, और उसने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी और मुझे अक्षत भाई के लिए उस ऑप्शन का पता लगाना जरूरी था जो कि पहले ब्राजील में होने वाला था, लेकिन उसके बाद किसी कारणवश उसकी जगह चेंज कर दी गई थी और उस जगह के बारे में हमें नहीं पता था। अगर अक्षत भाई को वह दवा नहीं मिली तो उनकी आंखों की रोशनी कभी भी वापस नहीं आ पाएगी, जिस वजह से मुझे ये रिस्क लेना पड़ा। वहीं उसकी बात को सुनकर वह समझ गया कि क्या अपने भाई और अपने रिश्ते के लिए किस हद तक जा सकती है। उसने एक पल के लिए भी अपनी जान की परवाह नहीं की और वह उस जगह चली गई जहां से उसका जिंदा लौटना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वह अच्छे से जानता था कि किया कोई आम लड़की नहीं है, और उसने देखा भी था कि कैसे वह जब उसे बचा रही थी तो एक साथ उसने 50-50 लोगों को कैसे अपनी तलवार से काट डाला था। यानी यह खून खराबा उसके लिए बहुत मैटर नहीं करती है। वह उन लड़कियों में से नहीं है जो खून देखकर डर जाए, बल्कि यह तो वह शेरनी है जो अपने सामने आने वाले दुश्मनों को अपने एक ही वार से काटकर अलग कर देगी। वह कुछ नहीं कहता और शांत हो जाता है। वहीं मयंक उसे बहुत प्यार से देख रहा था कि वह अपने भाई के लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है कि उसके लिए अपने जान की भी परवाह नहीं की। मयंक उठकर किया के पास जाता है, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है और उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, बच्चे देखो, जब भी तुम इस तरह के रिस्क लिया करो तो प्लीज हमें बता दिया करो। तो अब तुम्हारे साथ हमारी भी जुड़ी हुई हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे।
मयंक इतना बोलते बोलते इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किया उसे देखती है। उसे लगता है कि सच में उसका भाई बहुत ही ज्यादा उससे प्यार करता है। फिर किया मयंक से कहती है कि सॉरी भाई, आगे से मैं आप लोगों को बता दूंगी। पर मुझे लगा कि आप लोग खुद ही बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। इस वजह से मैं आपको परेशान नहीं कर सकती थी, और वैसे भी मेरा इस तरह का काम पहले भी रह चुका है। इसलिए मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली थी। मैं पूरी तैयारी के साथ गई थी और मेरे गार्ड भी मेरे साथ थे और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वह मेरी रक्षा अपनी जान देकर भी करेंगे। इस वजह से मैं बिल्कुल किसी भी खतरे को मोल लेने से नहीं डरती हूँ। वहीं उसकी बातों को सुनकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं कि सच में किया उन पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। वहीं वह कहती है कि अब आप लोग भी रिलैक्स हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें उसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए हमें खुश होना चाहिए। वहीं उसकी बातों को सुनकर रेहान उसकी ओर देखने लगता है। वह चुपचाप किया को अपनी तरफ खींचता है और अपने गले से लगा लेता है और कहता है, पता है जब मैं तुम्हें वहां पर इस तरह से उन लोगों के बीच फंसा हुआ देखा तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि अंदर कौन है, फिर भी मेरा दिल धड़क रहा था और कह रहा था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। तभी मैंने तुम्हें वह स्टंट करते हुए देखा जब तुम मुझे बचा रही थी, और तुमने उसी तरह का स्टंट किया था। तो किया को याद नहीं आता तो वह पूछती है कब और कहां पर किया था, तो वह उसे सब कुछ याद दिलाता है और बताता है कि जब मुझे पॉइजन दिया था और सबसे शुरू तुम मुझसे उसी जगह पर मिली थी, उन पहाड़ों पर, उन जंगलों के बीच, तभी तुमने मेरी जान बचाई थी। तो उसे याद आता है और वह कहती है कि हाँ सच में मैंने ये स्टंट वहां पर किया था, यानी तुम मुझे तब पहचाने थे। तो वह कहता है कि नहीं, मेरा दिल तो तुम्हें पहले से ही पहचान चुका था। बस मेरी आंखों को जो भ्रम था वह उस समय दूर हो गया और तब मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरी जान ही निकल जाएगी। तुम इस तरह का रिस्क अब नहीं ले सकती हो। तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उसे ऐसा इमोशनल होता देखकर किया उसे गले से लग जाती है और कहती है कि डोंट वरी, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मेरी जिंदगी बहुत लंबी है। इतना कहते ही उसे याद आ जाता है अपने पिछले जन्म का, और वह मन में सोचती है कि अगर मेरी जिंदगी लंबी ना होती तो कैसे मैं एक बार मरकर फिर से जिंदा हो जाती। इसलिए मुझे यकीन है कि मैं मर तो नहीं सकती हूँ, भले मुझे कितनी भी ज्यादा चोट लग जाए, पर मैं जिंदा रहूंगी। मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है। जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लूंगी, मैं नहीं मरूंगी। फिलहाल अभी तो मुझे इन सब चीजों से निपटना है। वह उन सबको आराम करने के लिए कहती है। सभी धीरे धीरे कर अपने रूम में चले जाते हैं। वह रेहान को भी कहती है कि वह साइड के रूम में जाकर फ्रेश हो जाए और आराम कर ले। रेहान उसे कहता है कि नहीं, वह साइड के रूम में नहीं जाएगा, वह तो उसी के रूम में जाएगा। किया उसे मना करना चाहती है, पर रेहान उससे जिद करने लगता है तो किया भी मान जाती है। वहीं मयंक भी एक रूम में चला जाता है। अब सभी लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे। वहीं किया जैसे ही अपने रूम में आती है, रेहान पीछे से उसे अपने तरफ खींचता है और उसे बैकहक कर लेता है और उसके गर्दन में अपना मुंह छिपाकर उसके गले को किस करने लगता है। वहीं किया तो उसके इस तरह करने से एकदम से चौंक जाती है और वह कहती है कि रेहान क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ हुआ है क्या? वहीं रेहान उसे कहता है कि चुप रहो, तुम बिल्कुल शांत रहो, बस तुम मुझे महसूस करने दो। आज मेरा दिल तुम्हें उस तरह देखकर बहुत डर गया था, और पता है यह अभी तक ही जोर जोर से धड़क रहा है। इसलिए मुझे रिलैक्स होने दो, और तुम इसी तरह शांति से खड़ी रहो। कि यह कुछ नहीं बोलती है और रेहान उसे धीरे से ले जाकर सोफे पर बैठा देता है और फिर खुद भी उसके बगल बैठ जाता है और प्यार से उसके चेहरे को देखने लगता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके फिर सर को किस करता है और कहता है कि माय एंजल गर्ल, तुम अब से कोई भी खतरनाक काम नहीं करोगी, क्योंकि मेरी जान अब तुम में बसती है। जो काम है तुम्हारा तुम बस मुझे कह दोगी। किया उसकी बातों को सुनकर बस हाँ में अपना सर हिलाती है, क्योंकि वह जानती थी कि रेहान इस समय बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और वह उसे कुछ भी नहीं समझा पाएगी। इसलिए वह शांत ही रहना चाहती थी, और वैसे भी उसे रेहान के गले लगकर बहुत सुकून महसूस हो रहा था।
तभी किया अचानक से उठती है। रेहान उसे ऐसा उठता देखकर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगता है और कहता है क्या हुआ। कि यह उसे कुछ नहीं कहती और उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और उसके गले से लग जाती है। रेहान उसे देखता है और फिर मुस्कुरा देता है और फिर उसके होठों को देखने लगता है और उससे अपने आंखों ही आंखों में इजाजत मांगता है कि यह उसे ऐसा पूछता देखकर मुस्कुरा देती है। तो रेहान को पता चल जाता है कि वह इजाजत दे रही है। वह तुरंत उसके होठों को अपने होठों के बीच कैप्चर कर उसे बहुत ही प्यार के साथ किस करने लगता है। इस समय उसकी किस में इतना प्यार भरा था कि मानो जैसे जन्मों का प्यासा हो। वह धीरे धीरे उसे किस कर रहा था और अब धीरे धीरे किस करते करते वह का पैशनेट किस में बदल जाता है। उसे भी नहीं समझ आता और अब वह उसे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होकर किस करने लगता है। वहीं किया भी धीरे धीरे रिस्पांस दे रही थी और वह इसी तरह उसे किस कर रहा था। थोड़ी ही देर में किया की सांस फूलने लगती है तो वह उसे छोड़ देता है। उसे पता था कि किया अभी बहुत ज्यादा लड़कर आई है, इसलिए उसकी एनर्जी इस समय कम हो गई होगी। वह तुरंत ही किया को फ्रेश होने के लिए कहता है और खुद उसके लिए एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। वहीं वॉशरूम जाती है और फ्रेश होने लगती है। फिर रेहान थोड़ी देर में किचन में जाता है और वहां फ्रिज खोलकर ढूंढने लगता है तो वहां उसे कई तरह की कई वैरायटी की एनर्जी ड्रिंक दिखती है। वह तुरंत उनमें से 2-3 अपने हाथों में उठा लेता है और कुछ खाने की चीजें भी लेता है। फिर वह तुरंत ही किया के रूम में आ जाता है। जैसे ही वह किया के रूम में आता है तो देखता है कि किया बाथरूम पहनकर बाहर निकल रही है। वह इस समय बिल्कुल किसे खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। नहाने की वजह से उसकी त्वचा हल्की गुलाबी भी हो गई थी। वह वैसे ही दूध की तरह सफेद थी और ऊपर से इस समय नहा नहा कर आई थी तो वह बिल्कुल फ्रेश लग रही थी और किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। रेहान तो उसके ऊपर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। वह सारा सामान टेबल पर रखता है और किया की ओर बढ़ जाता है और उसे पीछे से बैग करता है और कहता है कि एंजल तुम कितनी प्यारी लगती हो। तुम्हें देखकर तो मेरी सांसें ही रुक जाती हैं। ऐसा लगता है कि बस मैं जिंदगी भर तुम्हें अपनी बाहों में भर कर रखूं और तुम्हें छुपा लूं। कभी कोई तुम्हें ना देख पाए। पता है तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारे सामने तो दुनिया की हर खूबसूरती फीकी पड़ जाए। उसकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है और प्यार से उसे देखने लगती है। इस समय किया शीशे अपने सामने आईने में देख रही थी और रेहान भी उसे उसी आईने में देख रहा था। वह उसे बहुत ही प्यार से हक किए हुए था और उसकी गर्दन को बार बार चूम रहा था और उसके तारीफ किए जा रहा था। वहीं किया उसे इस तरह से करता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि वह इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि कोई उसे देखे तो खुद को ना रोक पाए और वह अच्छे से समझती थी कि रेहान खुद को कैसे रोकता होगा। वह इसी बात से इम्प्रेस हो जाती थी क्योंकि रेहान कभी उसके साथ जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ता था। वह खुद को कंट्रोल कर लेता था। उसका सेल्फ कंट्रोल देखकर किया को बहुत ही अच्छा लगता था। वहीं रेहान उसे अपनी तरफ घुमाता है और उसके माथे पर फिर उसके गालों पर और फिर उसके होठों पर बारी बारी से किस करता है और कहता है कि एंजल मुझे ऐसा लगता है कि बस पूरी दुनिया यहाँ से हट जाए और बस मैं और तुम ही रह जाएं और जिंदगी भर बस एक दूसरे को इसी तरह देखते रहें और प्यार करते रहें। वही किया मुस्कुराकर कहती है कि अगर ऐसा होगा तो तुम बोर नहीं हो जाओगे एक ही चेहरे को बार बार देखते देखते। तो रेहान कहता है कि अगर मुझे 7 जन्मों तक भी यह चेहरा लगातार देखना पड़े तो भी मैं बोर नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा जुनून हो और तुम ही से मैं हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसकी बातों को सुनकर किया मुस्कुरा देती है। या की मुस्कुराहट इस समय बिल्कुल खिलते हुए गुलाब की तरह थी। रेहान का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह चाहकर भी खुद को नहीं रोक पा रहा था। वह कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा था वही जानता था, लेकिन वह अपनी एंजल को बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं करना चाहता था। इस वजह से वह खुद को रोक लेता था। वह नहीं चाहता था कि एंजल उसके बारे में बिल्कुल भी गलत सोचे। वह बहुत ही प्यार से किया के होठों पर अपना होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। बस इतना ही मिल जाए तो उसके लिए बहुत था। तो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या रेहान और किया अब मैक्सिको के लिए निकलेंगे या फिर किया इस बार भी बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप वहां चली जाएगी?
और वहां जाने पर क्या होगा और आगे कार रेसिंग में क्या किया विवान को अपने साथ लेकर जाएगी, क्योंकि 1 महीने पहले आपको याद होगा तो किया ने विवान से प्रॉमिस किया था कि वह कार रेसिंग में अपने साथ उसे लेकर जाएगी। तो अब क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।